बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में आज हम बात करेंगे जी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान की, यानी कि आज हम देखेंगे कि जो पाकिस्तान है इसका जो हुकूमती ढांचा है, ठीक है, वो किस तरह का है और यानी कि किस तरह से हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के अंदर परफॉर्म कर रही है और अपने फंक्शंस जो है वो डे टू डे परफॉर्म करती है। तो उसकी हम बात करेंगे। उसमें हम देखेंगे फेडरल गवर्नमेंट जो हमारे पास है, क्योंकि पाकिस्तान एक फेडरेशन है, एक वफाकी मुल्क है, तो इस तरह से हम देखेंगे फेडरल गवर्नमेंट जो है वो क्या है और उसकी जो है वो किस तरह से परफॉर्म कर रही है हुकूमत उसके अंडर। इसी तरह से फिर हम देखेंगे जो प्रोविंसेस हैं वहाँ पे कैसे परफॉर्म कर रही है और फिर लोकल गवर्नमेंट हमारे पास आएगा। यानी ओवरऑल जो हमारे पास जो हुकूमती ढांचा है पाकिस्तान में हुकूमत करने का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के थ्रू, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि ओवरऑल हमारे मुल्क में किस तरह से जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है, यानी कि जो इंतज़ामी मामलात हैं वो कितने जो है वो लेयर्स पे मुश्तमिल हैं, तो हम नॉर्मली उन्हें कहते हैं कि 3 लेयर सिस्टम है हमारे पास, ठीक है जी। यानी कि 3 लेयर्स जो हैं या 3 टायर्स जो हैं वो गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, कि सबसे पहले नंबर पे हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट है जो सुप्रीम है। उसके बाद हमारे पास प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है, यानी कि जो सूबाई हुकूमतें हैं वो सारी की सारी खुद मुख्तार हैं, और गो के खुद मुख्तार हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सेंटर से अलग हैं, ठीक है। और थर्ड पे जो है वो लोकल बॉडीज़ हैं, गो के जो ये हमारे पास जो थर्ड है लोकल गवर्नमेंट, ये अभी तक इस तरह से पावरफुल आई नहीं और ना ही जो है इसको इस तरह से परफॉर्म किया गया। लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर हम उसकी बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि हमारे पास, क्योंकि पाकिस्तान फेडरेशन है, तो एक फेडरल गवर्नमेंट होगी, उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी जो ऑटोनोमस होगी, और साथ में जो है वो लोकल गवर्नमेंट भी होगी और जो कि पावरफुल होगी, ठीक है, होगी। तो अभी जैसे हम देख रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस वगैरह हो रहे हैं, तो ये हमारे पास जो है वो 3 टायर सिस्टम है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। तो सबसे पहली बात क्या है कि पाकिस्तान जो है वो एक फेडरल और पार्लियामेंट्री स्टेट है, ठीक है। यानी फेडरल कौन सी है? वफाकी है। वफाक एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें जो सूबे होते हैं वो खुद मुख्तार या आज़ाद होते हैं। अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि हम फेडरल गवर्नमेंट क्यों हैं। अब मुख्तलिफ तरह की गवर्नमेंट्स होती हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर, हम उसको डिस्कस करेंगे, यहाँ पे डेप्थ में नहीं जाते। लेकिन जैसे अब यूनिटरी गवर्नमेंट है तो पूरी की पूरी जो है वो एक ही जगह से कंट्रोल होगी, वहाँ पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं होती, ठीक है। इसी तरह से मोनार्की है, कहीं पे बादशाहत होती है, तो बादशाहत जो है बादशाह पूरे का पूरा जो है वो सिस्टम को कंट्रोल करता है। वैसे ही यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट है। तो फेडरल गवर्नमेंट पाकिस्तान को इसलिए बनाया गया कि उसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि देखिए पाकिस्तान जो है, एक्चुअली में पाकिस्तान क्यों बना, इसलिए बना कि पाकिस्तान 4 सूबों से मिलकर बना, और ये जो 4 सूबे हैं ये मुख्तलिफ एथनिसिटी रखते हैं। कोई एक जो है वो पंजाबी है, वहाँ पे पंजाबी लोग रहते हैं, ठीक है। एक सिंधी है, वहाँ सिंधी रहते हैं। दूसरे बलोची रहते हैं, और तीसरे जो है वो पख्तून है या हज़ारा के लोग रहते हैं। तो ये जो 4 मुख्तलिफ तरह के लोग यहाँ पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, तो इनको जो है वो पाकिस्तान बनाया गया था 1947 के अंदर। तो जब 1947 के अंदर डिफरेंट तरह के लोगों को पाकिस्तान बना दिया गया एक बैनर के नीचे, ठीक है, कि भाई पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब आइडियोलॉजी के ऊपर जो है वो पाकिस्तान बना। तो बाकी आइडियोलॉजी सेम थी, बाकी तो उनके कल्चर तो डिफरेंट थे। कि आइडियोलॉजिकली अगर हम बात करते हैं, हम इस्लाम को मानते हैं, तो इस्लाम के हवाले से हमारा जो कल्चर है वो तो सेम है, लेकिन बाकी अब पंजाबियों का कल्चर अलग है, सिंधियों का अलग है, बलोची अलग है, और खैबर पख्तूनख्वा का अलग है। तो इसलिए जो है ये अलग अलग जो इलाके हैं, ये अलग अलग जो सूबे हैं, ये हमारे साथ जुड़े, तो फिर हमें जो है इनको ऑटोनॉमी देना थी, कॉन्स्टिट्यूशन को इनको ऑटोनॉमी, आज़ादी देना थी। तो इसलिए जो है वो फेडरल स्टेट बनाई गई। लेट सपोज अगर ये सारे के सारे पंजाबी होते तो फिर पाकिस्तान कौन सी स्टेट बनता? फिर पाकिस्तान यूनिटरी स्टेट बनता, क्योंकि फिर आज़ादी की जरूरत नहीं थी, फिर सारी की सारी एक ही गवर्नमेंट होती। ऐसा ही है, ये सारा के सारा सिंध होता तो फिर भी बात और थी, लेकिन क्योंकि ये अलग अलग हैं, इसलिए जो है फिर क्या है कि यहाँ पे यूनिट बनाने पड़े, और वो भी ऑटोनोमस प्रोविंसेस जो है फिर वो वफाकी निज़ाम के अंडर ही आए। दूसरा हमारे पास है पार्लियामेंट्री, यानी हमारे पास जो पार्लियामेंट है फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। और पार्लियामेंट हम जानते हैं कि बाई कैमरल पार्लियामेंट है, ठीक है, कि हमारे पास 2 ऐवानी जो है वो मुकन्ना है, एक कौमी असम्बली है और दूसरी जो है वो सेनेट है। तो ये जो मिलके बनाते हैं पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री स्टेट है। अच्छा, और जो हमारे पास पावर्स हैं, अगर हम देखें हुकूमत पावर कैसे प्रैक्टिस करती है, तो पावर की शेयरिंग है सेंटर के साथ और प्रोविंसेस। यानी कि कुछ पावर्स जो हैं वो ऐसी हैं, कुछ लॉज ऐसे हैं जो सिर्फ सेंटर के पास हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ प्रोविंसेस के पास हैं, और कुछ ऐसे हैं जो सेंटर और प्रोविंसेस मिल के जो है जिनको रन करते हैं। ठीक हो गया, यानी कि पावर्स जो है पावर शेयरिंग है हमारे पास एक्चुअली में सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में।
अच्छा, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है और 18th अमेंडमेंट के थ्रू खास करके इसको ज्यादा जो है वो इंश्योर किया गया कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को ज्यादा से ज्यादा किया जा सके। इसी वजह से सम टाइम हम ये कहते हैं या हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो टीवी पे बैठ के कह रहे होते हैं कि भाई ये जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है, जो सूबाई खुद मुख्तारी है, ये सूबाई खुद मुख्तारी हमारे लिए जो है वो बहुत ज्यादा परेशान कुन है। क्यों कि सिंध जो है वो कोई और बात करता है, पंजाब कोई और बात करता है, या खासकर सम टाइम पंजाब पे इल्जाम लगाया जाता है कि भाई पाकिस्तान तो पंजाब ही है, उसी की ब्यूरोक्रेसी, उसी का सब कुछ। तो इसलिए जो है फिर वो इसको नेगेटिवली भी जो है खास करके सिंध और बलूचिस्तान में यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी 18th अमेंडमेंट के थ्रू ज्यादा की गई फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू। अच्छा, अब लॉज किस तरह के हैं? एक सेंट्रल लॉज हैं, जैसे मैंने कहा कि जो सेंटर सिर्फ वफाक प्रैक्टिस करेगा, इस्लामाबाद से प्रैक्टिस होंगे। प्रोविंशियल लॉज हैं जो सिर्फ सूबे प्रैक्टिस करेंगे। और तीसरा कंकरेंट लॉज हैं जो कि दोनों मिल के जो हैं, यानी वफाक और सूबे जो है मिल के जो है इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये इनके बीच का लिंक है कि जो बता रहा है कि ये एक मुल्क है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से सेपरेशन ऑफ पावर है, गो कि इस पे भी हम सम टाइम जो है वो क्वेश्चन मार्क उठाते हैं कि भाई यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर उस तरह से नहीं है जैसे दूसरे ममालिक के अंदर है, या खासकर जैसा प्रेसिडेंशियल सिस्टम में हम ये कहते हैं होता है। ठीक है, लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर है, जहाँ पे भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, ठीक है, जहाँ पे भी जमहूरियत होगी तो वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर होगी। एक ब्रांच है एग्जीक्यूटिव की, जिसका मतलब इंतजामात को संभालना, चलाना और उसको ओवरऑल देखना। दूसरा लेजिस्लेटिव ब्रांच है जिसका सिर्फ और सिर्फ पर्पस क्या है? लेजिस्लेशन करना, कानून साजी करना। और तीसरा जुडिशियल ब्रांच है जो कि इन दोनों के ऊपर भी चेक एंड बैलेंस है और साथ में जुडिशरी जो है उसको मैनेज कर रही है पूरे मुल्क के अंदर अदलिया के निज़ाम को। तो ये तीन जो है अलग अलग पिलर्स हैं हमारे मुल्क की स्टेट के। ठीक है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल। अच्छा, अब सेंटर की जो पावर्स हैं, अगर हम बात करें सेपरेशन ऑफ पावर की, तो ये तो सेंटर के अंदर भी हैं, बिल्कुल इसी तरह से सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो प्रोविंसेस के अंदर भी है। यानी कि जो सूबाई हुकूमतें हैं वो सूबाई हुकूमतें भी वहां पे भी जो है वो एक जो है वो एग्जीक्यूटिव होगा एक पावर, और दूसरी जो है वो लेजिस्लेटिव, क्योंकि वहां पे सूबाई हुकूमतें हैं, और तीसरा जो है वो जुडिशियल होगा। तो क्योंकि ऑटोनॉमी दोनों लेवल के ऊपर है, फेडरल गवर्नमेंट भी मौजूद है और सूबाई भी मौजूद है, तो इसलिए ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है ये भी सूबाई के लेवल पे भी मौजूद है और वफाकी हुकूमत के लेवल पे भी जो है ये मौजूद है। और फिर उसके बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जो कि अभी तक मैंने जैसे कहा कि उस तरह से जैसे कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वैसे तो कभी आई नहीं, सिर्फ एक मुशर्रफ साहब की कहा जाता है। लोकल गवर्नमेंट जो है वो 2000 का एक्ट जो था या 2005 में जो प्रैक्टिस किया गया तो वो बहुत पावरफुल था। उसके अलावा अभी तक इस तरह की कोई पावरफुल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट बनी ही नहीं। तो ये एक ओवरऑल जो है वो स्ट्रक्चर है हमारी गवर्नमेंट का। अब इसको वन बाय वन देखते हैं कि किस तरह से जो है ये फंक्शन करता है हमारे मुल्क में। सबसे पहले बात करते हैं जी फर्स्ट ब्रांच की, जो सेपरेशन ऑफ पावर है, क्योंकि एक्चुअली में सेपरेशन ऑफ पावर ही जो है पूरा मुल्क उसी के थ्रू रन हो रहा है। यानी कहीं पे एग्जीक्यूटिव है, कहीं पे जो है वो लेजिस्लेटिव का रोल है और कहीं पे जो है वो जुडिशरी का रोल है, और सारे का सारा मुल्क इसी तरह से नीचे मैनेज हो रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की कि मुल्क के जो सरबराह है, जो ये ब्रांच है सरबराही ब्रांच, ये किस तरह से काम करती है। ठीक है, अब एग्जीक्यूटिव के अंदर हमारे पास सबसे पहले आते हैं जी प्रेसिडेंट साहब, जो कि हेड ऑफ द स्टेट हैं। यानी हमारे मुल्क के जो हेड हैं वो कौन है? सदर हैं, जो कि बराए नाम हैं, हम ये जानते हैं क्योंकि उनको कहा जाता है नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट के। वो सिर्फ नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट हैं, लेकिन वो मुल्क के जो है वो सदर हैं। और जो हुकूमत के जो इख्तियार सारे का सारा है वो किसके पास है? वो प्राइम मिनिस्टर के पास है। यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंदर। इंतजामी जो हेड हैं, ठीक है, जिनका काम है इंतजाम चलाना सारे का सारा, वो है हमारे पास प्राइम मिनिस्टर, जो कि सुप्रीम है, पावरफुल है। और जो मुल्क का जो सारे का सारा सरबराह है, ठीक है, मुल्क के हेड हैं, वो है जी सदर साहब। अब जो सदर है, सबसे पहले देखते हैं कि सदर कैसे बना जाता है। अब सदर बनने के लिए सबसे पहली शर्त तो क्या है कि मुसलमान होना चाहिए आपको। उसके बाद आपकी एज 45 साल होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, और आप इलेक्शन लड़ने के अहल होने चाहिए। अब इलेक्शन लड़ने के अहल इसलिए कि कोई ऐसा बंदा, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है आर्टिकल 61, 62 की जैसे बहुत ज़्यादा बात होती है कि कौन लोग जो हैं वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। अब ऐसे जो क्रिमिनल्स हैं जिनके ऊपर केसेस हैं वो इलेक्शंस नहीं लड़ सकते, वो असम्बली का हिस्सा नहीं बन सकते। गो कि ये एक अलग बात है कि वही सारे लोग असम्बलीज में बैठे हुए दिखाई देते हैं मेजॉरिटी के अंदर, लेकिन वो इलेक्शन लड़ने के अहल हो। यानी 3 शराइत हैं, मुसलमान हो, 45 साल एज हो और इलेक्शन के एलिजिबल हो। अब अगर बात करें प्रोसीजर क्या है इलेक्शन के लिए कि प्रेसिडेंट साहब जो हैं मुल्क के सदर किस तरह से जो है वो इलेक्ट होते हैं, तो ये इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू इलेक्ट होते हैं।
ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज क्या है? इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब ये है कि जो अवाम है उसकी डायरेक्ट वोट से ये इलेक्ट नहीं होते, बल्कि इनका एक अलग से तरीका है। उसमें हमारे पास जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो बनता कैसे है? उसमें हमारे पास जो चारों सूबाई असम्बलियां हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है, उनकी जितनी सीट्स होती हैं ये सारी की सारी प्लस होती हैं, साथ में जो हमारे पास सीट्स होती हैं कौमी असम्बली की, ठीक है, यानी नेशनल असम्बली की, और साथ में जो सेनेट की सीट्स होती हैं, ये सारी की सारी जितनी भी इलेक्टेड सीट्स हमारे मुल्क में मौजूद हैं ये सारी की सारी मिलकर बनाती हैं इलेक्टोरल कॉलेज। इन सबको जमा किया जाता है और ये बनती हैं 1174, ठीक है। फिर इनमें से जो है वो रेशियो निकाल के तो 706 जो है ये बनती है, क्योंकि जो बलूचिस्तान है उसमें 65 सीट्स हैं हमारे पास, तो उसी के रेशियो के हिसाब से फिर ये निकालते हैं और फिर उस हिसाब से जो है फिर ये मेंबर देते हैं। यानी अब हमारे पास यहाँ पे आप देखिए, अगर पूरे का पूरा जो टोटल हमारे पास जो इलेक्टोरल कॉलेज बन रहा है वो 1174 का है, जिसमें हमारे पास एक असम्बली, दूसरी, तीसरी, चौथी असम्बली, साथ में सेनेट और साथ में नेशनल असम्बली है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि बलूचिस्तान जो है वो सबसे छोटी है तो उसके मेंबर्स की तादाद है 65, तो 65 ही बाकी जो है वो प्रोविंसेस की रखी जाएगी। 65 जो है वो चारों सूबों की होगी, साथ में जो है वो हमारे पास आ जाएगी जी यहाँ पे सेनेट आ जाएगी 104 मेंबर्स के साथ, तो ये जो है फिर साथ में कौमी असम्बली आएगी 342 के साथ, और टोटल बनेगी 706। तो ये 706 जो है ये इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा। अब इस 706 में से जिसको भी मेजॉरिटी वोट मिलेंगे वो बनेगा जी सदर पाकिस्तान, ठीक है, वो पाकिस्तान का जो है वो सदर साहब बन जाएंगे। तो ये इस तरह से हमारे मुल्क में सदर के इलेक्शंस होते हैं। यानी इलेक्टोरल कॉलेज है, टोटल जितनी असम्बलीज हैं, साथ में सेनेट है, कौमी असम्बली है, उनको टोटल करके उसमें से बलूचिस्तान असम्बली की सबसे कम सीट्स हैं उसके इक्वल करके चारों सूबों को, साथ में सेनेट है, साथ में जो है वो नेशनल असम्बली है और उनको टोटल करके, और उसके बाद जो है उसमें से जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो सदर पाकिस्तान बनेगा। अब बात करते हैं अथॉरिटीज की कि प्रेसिडेंट की अथॉरिटीज क्या हैं। तो अगर हम ये कहें कि प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट है, यानी कि बराए नाम है, तो ये बात तो ठीक है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में पार्लियामेंट जो है पार्लियामेंट सुप्रीम होती है। हमेशा आपने सुना भी होगा टीवी के ऊपर कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, और पार्लियामेंट में जो हेड कर रहा है वो एक साइड पे प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है एक्चुअली में वो सुप्रीम है, लेकिन फिर भी नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट होने की वजह से हर चीज पे इनका कंसेंट जो है, इनकी रजामंदी जो है वो जरूरी होती है, इनके सिग्नेचर जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अब जैसे हेड ऑफ द स्टेट हैं, सबसे पहली बात तो ये है इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स चाहे बराए नाम है, लेकिन क्योंकि पावर्स हैं, प्रैक्टिस तो होती हैं, पावर्स हैं। इसी तरह से कैबिनेट जो है उसकी इस्टेब्लिशमेंट प्रेसिडेंट का काम है। अपॉइंटमेंट्स जो है मिनिस्टर्स की सारी वो प्रेसिडेंट का काम है। अच्छा, स्पेशल पावर्स बहुत सी हैं, ठीक है, जैसे अब किसी की सज़ा माफ़ कर दी, किसी को उम्र कैद सज़ा हुई, इसी तरह से, ठीक है। अच्छा, अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो बहुत सी हाई लेवल के अपॉइंटमेंट्स, खास करके जुडिशरी के अपॉइंटमेंट्स वगैरह जो है वो सारी की सारी, या आर्मी वगैरह की या एयरफोर्स वगैरह की जो अपॉइंटमेंट्स हैं, एम्बेसडर्स के अपॉइंटमेंट्स हैं, वो सारी प्रेसिडेंट के पास हैं। पावर ऑफ लॉ मेकिंग है कि ये भाई ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं एक रातों रात, और ऑर्डिनेंस के थ्रू जो है ये हुकूमत चला सकते हैं। जुडिशियल पावर्स हैं, ठीक है, और साथ में जो है वो पावर ऑफ ऑर्डिनेंस, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका। तो ये जो है ये पावर्स हैं प्रेसिडेंट के पास। अब हम ये कह सकते हैं कि ये सारी की सारी पावर्स प्राइम मिनिस्टर के मशवरे से ही जो है वो, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर चाहता है सदर एक्चुअली में वही करता है, क्योंकि नॉर्मली पाकिस्तान में सदर वही होता है जो कि जीती हुई पार्टी है, उसी से उसका लिंक होता है, ठीक है। तो इसलिए वो वही चाहता है, जो प्राइम मिनिस्टर चाहता है वही करता है। लेकिन क्योंकि पावर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, तो इसका मतलब है, ठीक है। अब बात करते हैं जी एग्जीक्यूटिव के सेकंड जो है वो सीट की, तो वो है प्राइम मिनिस्टर साहब के पास, जो कि सबसे पावरफुल है। अब प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रोसीजर क्या है कि हम ये जानते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो इलेक्टेड एमएनए होते हैं हमारे पास, ठीक है जी। और एमएनए कौन बनेगा? जो कि पहले जो है वो इलेक्शन लड़ेगा, इलेक्शन लड़ने का अहल होगा, इलेक्शन लड़ेगा, और जो पार्टी जिसकी सीट्स जो हैं वो ज़्यादा होंगी, मेजॉरिटी होगी जिसकी, तो उस मेजॉरिटी में जो है वही शख्स जो है नॉर्मली क्या बनता है जी, प्राइम मिनिस्टर बनता है। उसकी एज सबसे पहली बात यह है कि 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए, एमएनए होना चाहिए, ठीक है, ये शर्त है। उसके बाद जी अब ये यानी कि इनकी इलेक्शन का प्रोसेस है। उसके अलावा जो है एग्जीक्यूटिव के अंदर अगर हम देखते हैं कि हमें जो है वो कौन कौन से एग्जीक्यूटिव दिखाई देते हैं, तो उसमें हमारे पास कैबिनेट आती है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है तीसरे नंबर पे। यानी कि अब क्योंकि वो भी जो है वो अपनी पावर्स जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को यूज़ कर रहे हैं कि सबसे पहले अगर सदर है, फिर प्राइम मिनिस्टर है, तो उसके बाद फिर जो है वो कैबिनेट है कि कैबिनेट जो है वो अपनी पावर्स को प्रैक्टिस करती है। अच्छा, अब प्राइम मिनिस्टर साहब क्या है? प्राइम मिनिस्टर साहब लीडर ऑफ द कैबिनेट होते हैं, ठीक है, यानी जो कैबिनेट है उसके सरबराह होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं बिटवीन
प्रेसिडेंट और कैबिनेट, यानी जो कैबिनेट होती है उसके बीच में और प्रेसिडेंट के बीच में जो एक लिंक है, जो एक ब्रिज बना हुआ है, वो पीएम साहब का होता है। गो कि प्रेसिडेंट को जरूरत नहीं होती कैबिनेट से लिंक करने की, वो प्राइम मिनिस्टर का ही अपना काम है, क्योंकि सुप्रीम पावर उन्हीं की है, लेकिन ये एक रोल उनके पास मौजूद है। ठीक है, तो ये हमारे पास सबसे पहले क्या हुआ जी, हमारे पास एग्जीक्यूटिव ब्रांच आई और हमने देखा कि ये जो एग्जीक्यूटिव का पिलर है, इसका स्ट्रक्चर एक्चुअली में हमारे मुल्क में क्या है, जिसमें सबसे ऊपर जो है वो प्रेसिडेंट है, उसके बाद जो है हमारे पास पीएम साहब हैं, और फिर उसके बाद जो हमारे पास है वो कैबिनेट आती है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बात करते हैं जी सेकंड ब्रांच की, कि सेकंड ब्रांच जो है वो हमारे मुल्क में कौन सी है। तो सेकंड ब्रांच जो है सेपरेशन ऑफ पावर में हमारे पास लेजिस्लेटिव ब्रांच है, यानी कि मुकन्नना। ठीक है, मुकन्नना क्या है, कानून बनाने वाला इदारा, एक ऐसा इदारा जो कि कानून बनाता है। तो लेजिस्लेटिव, जो लेजिस्लेटर्स जितने एमएनए और एमपीएस जो होते हैं, ये लेजिस्लेटर्स ही होते हैं। ठीक है, तो दूसरे हमारे वफाकी सतह पे हमारे पास जो लेजिस्लेटिव है उसको हमने एक नाम दिया हुआ है पार्लियामेंट का। ठीक है, कि भाई हमारा मुल्क पार्लियामेंट्री है तो वो पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट जो है वो एक घर है और इसके दो जो है वो पोर्शंस हैं, एक जो है वो अपर पोर्शन है और दूसरा जो है वो लोअर पोर्शन है। तो जो लोअर पोर्शन है उसको हम कहते हैं कौमी असम्बली या नेशनल असम्बली कहा जाता है उसको, और जो अपर हाउस है उसको हम कहते हैं सेनेट। ठीक है, तो अपर हाउस सेनेट है और लोअर हाउस जो है वो कौमी असम्बली है। ये कहाँ पे, ये वफाक के लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब वहां पे सबसे पहले हमारे पास सेनेट आएगी। तो सेनेट में अब देखते हैं कि किस तरह से जो है वो सेनेट काम करते हैं और क्या इस तरह इलेक्ट होते हैं सेनेटर्स। सबसे पहले देखिए जी, सेनेट की टोटल सीट्स जो हैं वो हमारे पास इस टाइम पे हैं 104। ठीक है, अब यहां पे जरा सेनेट की सीट्स को आपने जरा समझना है कि सेनेट की सीट्स 104 कैसे हैं। कि फिलहाल इस टाइम पे सेनेट की सीट्स 104 हैं, लेकिन जो सेनेटर्स बैठे हुए हैं वो हैं 100, और 2024 के अंदर जो है ये सेनेट की सीट्स हो जाएंगी 96। ठीक है, कैसे, कि जो 25th अमेंडमेंट हमारे हुई है अभी, उस 25th अमेंडमेंट के अंदर, क्योंकि जो फाटा है, फाटा के मेंबर्स थे हमारे पास 8। ठीक है, यहां पे देखिए फाटा के मेंबर्स हमारे पास हैं 8। तो ये फाटा हमने कर दिया जम खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। जब ये फाटा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जम हो गया तो इसके 8 मेंबर्स जो है वो हो गए खत्म। ठीक है, अब 8 मेंबर्स खत्म हो गए, लेकिन अब 8 खत्म तो हुए, लेकिन 4 अभी मौजूद हैं असेंबली के अंदर, क्योंकि उनकी टर्म रहती है और उनकी टर्म है 2024 तक। तो इसलिए 4 इलेक्ट ही नहीं हुए जो नए इलेक्ट होने थे, तो वो 4 कम हो गए। जब वो 4 कम हुए 104 में से, तो पीछे रह गए 100। ठीक है, और जब ये भी 4 इलेक्ट नहीं होंगे 2024 के बाद, क्योंकि फाटा केपीके का हिस्सा बन चुका, तो फिर ये हो जाएंगी जी 96। ठीक है, अब 25th अमेंडमेंट में जो सीट्स कर दी गई हैं वो 96 कर दी गई हैं। ठीक है, अब ये 18th अमेंडमेंट में क्या हुआ था कि इससे पहले हमारे पास जो सीट्स थी सेनेट की वो 100 होती थी, 2010 से पहले की बात कर रहा हूं। लेकिन 2010 में पीपल्स पार्टी ने क्या किया जी, कि सीट्स को बढ़ा दिया, यानी जरदारी साहब ने जो 18 अमेंडमेंट पास हुई तो उसमें एक एक सीट जो है वो चारों सूबों की बढ़ा दी थी। पहले 100 थी, उन 100 को 4 बढ़ा के 104 कर दिया था। अब दोबारा से जो 25th अमेंडमेंट हुई है इसमें सीट्स कर दी गई हैं 96, क्योंकि जब फाटा जम हो गया तो फाटा की 8 सीट्स जो है वो 104 से माइनस हो गई, तो नेचुरली 96 बचेंगी। लेकिन इस टाइम पे 4 बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं, क्योंकि उनकी टर्म 2024 तक है, और 4 नए जो इलेक्ट होने थे, क्योंकि हम जानते हैं कि सेनेट के अंदर जो है वो आधे सेनेटर आधी मुद्दत के बाद जो है वो 3 साल के बाद जो है वो क्या होते हैं जी, रिटायर हो जाते हैं, उनके बाद 50 नए आ जाते हैं। क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये रुक नहीं सकता, कौमी असेंबली की तरह सेनेट जो है वो टूट नहीं सकती। तो वो जो नए जो फाटा के 4 इलेक्ट होने थे वो इलेक्ट ही नहीं हुए, और जो 4 मौजूद है वो अपनी टर्म जो है वो पूरी करेंगे, और उसके बाद इस तरह से जब नई टर्म आएगी 2024 के बाद, जिस टाइम पे ये मुकम्मल तौर पे जो लागू होगी 25th अमेंडमेंट, तो उसके तहत हमारे पास जो सेनेट की सीट्स आएंगी वो 96 आएंगी। समझ आई बात की। अच्छा, जो सेनेटर है इसकी जो टर्म होती है वो होती है 6 साल की, और जैसे मैंने कहा कि 3 जो है वो 3 साल बाद आधे रिटायर हो जाते हैं, क्योंकि ये सेनेट जो है एक्चुअली में इसको कहा जाता है वफाक की अलामत। क्योंकि जो कौमी असम्बली है, कौमी असम्बली में लोग अपने मुल्क की जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं वो आबादी के हिसाब से कर रहे होते हैं। बात को जरा समझिएगा कि सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन कौमी असम्बली के अंदर किसकी है, पंजाब की है। अब पंजाब की क्यों है, क्योंकि पंजाब की सबसे ज्यादा आबादी है, तो आबादी के तनासुब से जो है उनको सीट्स मिली हुई है। बलूचिस्तान की सबसे कम है, क्यों, क्योंकि उनकी आबादी सबसे कम है।
ठीक है। तो लेकिन सेनेट का मतलब ये है कि एक वफाकी मुल्क है हमारा, और वफाक जो है वो पूरे के पूरे मुल्क के लिए एक जैसा होता है, इसलिए उसकी सीट्स जो है वो पूरे चारों सूबों से जो है वो इक्वल की गई हैं। अब चारों सूबों से जो इक्वल की गई हैं वो टोटल कितनी है, हर सूबे से 23 सीट्स हैं जो कि हर सूबे से आती हैं। सिंध से भी आती हैं जी, 14 जनरल सीट्स हैं, सिंध से, पंजाब से, बलूचिस्तान से और केपीके से 14 सारी की सारी जनरल सीट्स होगी। 4 सीट्स जो हैं वो होंगी जी टेक्नोक्रेट्स या उलमा की, जो कि नॉन इलेक्टेड लोग होंगे। 4 सीट्स हर सूबे से खवातीन के लिए नामजद हैं, और एक सीट जो है वो हर सूबे से नॉन मुस्लिम्स या माइनॉरिटीज़ की है। तो ये टोटल जो हैं वो बनती हैं हमारे पास 23। तो हर सूबे से 23 जब हमारे पास आएंगी, ठीक है, ये साथ में जो हमारे पास इस्लामाबाद है यानी फेडरल कैपिटल है, उसमें से 2 जनरल सीट्स हैं, एक टेक्नोक्रेट की सीट है और एक वोमेन की सीट है, ये बनेगी 4 हमारे पास, 4 ये, और फाटा की जो पहले थी लेकिन अब नहीं है, ये फाटा की भी 8, तो ये टोटल बनती हैं 104, ठीक है, जो कि अब जो है वो 25th अमेंडमेंट के बाद बनेगी 96। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सेनेट जो है वो इस तरह से है, और सेनेट भी जो है वो सेनेटर्स भी इलेक्ट होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू। इलेक्टोरल कॉलेज भी इनका क्या है कि जो असम्बलियां हैं, ये जो असम्बलीज हैं जिनमें से हमने कहा 14 जनरल सीट्स और ये 4 हैं, तो ये भी इसी तरह से जो असम्बली है उस असम्बली के अंदर जो है वो 14 जो सीट्स होंगी जनरल, तो उनकी आबादी के लिहाज से फिर वो उनको मल्टीप्लाई करके जो वहाँ पे MPs बैठे हुए हैं उन MPs को देख लेंगे कि कितना MPs जो है 6 MPs जो है वो एक सेंटर को इलेक्ट करें या 10 करें, वो उसके हिसाब से वो जो है वो जितनी भी 14 के ऊपर पूरी आती हैं वो इस हिसाब से होगा। ठीक है, तो इस तरह से इस इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू ये सेनेटर्स इलेक्ट होकर आएंगे 6 साल के लिए। तो ये हमारे पास लेजिस्लेटिव के अंदर सबसे पहले सेनेट आ गई। अब देखते हैं जी लोअर हाउस यानी कि कौमी असम्बली। तो जो हमारे पास कौमी असम्बली है, ठीक है, अब कौमी असम्बली क्या है, कौमी असम्बली में हम जानते हैं कि 342 लोग बैठे होते हैं। ये सारे के सारे जो है वो MNAs होते हैं, मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली जिन्हें कहा जाता है, और ये सारे के सारे जो है वो 5 साल की टर्म के लिए जो है वो इलेक्ट होके आते हैं, और इलेक्ट भी होके आते हैं अवाम के डायरेक्ट वोट्स के थ्रू। ठीक है, जिसे हम जो है वो वोट दे के इलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पहुँचते हैं। तो अब जैसे मैंने कहा कि अमेंडमेंट हुई है 25th अमेंडमेंट जिसको मैं कह रहा हूं, जिसके तहत सीट्स जो है वो कम हुई हैं। क्यों कि जो फाटा था, ठीक है, फेडरली ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज, इनको जम कर दिया गया खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो उनकी सीट्स जो हैं वो कम हो गई हैं। तो जब उनकी सीट्स सेनेट्स में कम हुई तो यहाँ पे असम्बली के अंदर भी कम होंगी। तो इसलिए जो 342 सीट्स थी, अब 25th अमेंडमेंट के बाद जो नए इलेक्शंस होंगे ये 336 हो जाएंगी। 6 सीट्स यहाँ पे जो हैं वो कम हो गई हैं, ठीक है, नेशनल असम्बली की फाटा की तरफ से। अच्छा, इनकी जो टर्म है 5 साल होती है नेशनल असम्बली के जो मेंबर्स हैं, और मिनिमम एज 25 साल होनी चाहिए, इससे कम है तो आप जो है इलेक्शन नहीं लड़ सकते। और जो कौमी असम्बली है, कौमी असम्बली का जो हेड है उसको क्या कहा जाता है जी, स्पीकर, और हाउस का जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर ही होता है, यानी नेशनल असम्बली में सबसे जो बड़ी पार्टी है उसका जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर ही होता है, ठीक है, और साथ में डिप्टी स्पीकर होते हैं। अच्छा, अब डिवीजन ऑफ सीट्स की बात करते हैं कि जो नेशनल असम्बली की 342 सीट्स हैं ये किस तरह से डिवाइड की हुई हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ये आबादी जो है उसके तनासुब से जो है वो डिवाइड की हुई हैं। तो आबादी में पंजाब पहले नंबर पे है, तो 183 सीट्स पंजाब की हैं, सिंध से 75 दूसरे नंबर पे, केपी से 43 तीसरे नंबर पे, और बलूचिस्तान से सिर्फ 17 सीट्स हैं तीसरे नंबर पे। उसके बाद फाटा की 12 सीट्स थी जो कि अब नेक्स्ट में नहीं होंगी। फेडरल कैपिटल से इस्लामाबाद से 2 सीट्स हैं, और माइनॉरिटीज की जो हैं वो 10 सीट्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब ये सारी की सारी सीट्स ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आवाम ही जो है वो इनको वोट देती है, बल्कि 272 जो सीट्स हैं ये डायरेक्टली आवाम के वोटों से इलेक्ट होकर आती हैं। बाकी जो ऊपर की सीट्स हैं, ठीक है जी, वो सारी की सारी सीट्स जो इलेक्ट होकर आती हैं वो किसके थ्रू इलेक्ट होती हैं जी, वो नॉमिनेटेड होती हैं। हर सूबे को खवातीन की सीट्स उसमें शामिल होती हैं, साथ में उसमें जो है वो अकलियतों की सीट्स जो है वो शामिल होती हैं, तो वो जो है वो फिल होती हैं इलेक्टेड बेस के ऊपर, तो वहां से वो उनको चूज करते हैं। तो 272 यानी डायरेक्टली जो है वो अवाम के वोटों से इलेक्ट होके आएंगी। यहां पे जरा देखिए, फेडरल कैपिटल में हमारे पास 2 सीट्स हैं, पंजाब में हमारे पास जो है वो जनरल सीट्स जो हैं वो बनती हैं 148, और ख़वातीन की जो है वो 35 हैं, तो ये 133 हो गई, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास सिंध में 61 जो है जनरल सीट्स हैं, 14 ख़वातीन की हैं, 75 हो गई। अच्छा, और ये 10 जो नॉन मुस्लिम्स हैं ये सब पूरे सूबों के लिए एक ही है। इस तरह से NWFP जो हमारे पास अब चेंज हो चुका है, खैबर पख्तूनख्वा,
ठीक है। तो खैबर पख्तूनख्वा की यहाँ 35 और यहाँ पे 8, 43 हो गई, ठीक है। और बलूचिस्तान की 14 और 3 जो है वोमेन की होगी, तो 17 यहाँ पे हो गई। और फाटा की जो 12 थी तो यहाँ पे 12 और जो कि ये टोटल बनती हैं 342, यानी कि 342। तो 272 जो हैं ये इलेक्ट होकर आते हैं आवाम के वोट से, और बाकी जो 60 प्लस ये जो 10 है, ये जो 70 सीट्स हैं हर जो है वो पूरी की पूरी इलेक्ट होकर आती हैं। किससे इलेक्ट होती हैं जी? ये पूरी की पूरी जो है वो नॉमिनेट की जाती हैं, जो वहाँ की पार्टी के उसके हिसाब से जो है वो डिवाइड की हुई है कि भाई कितनी यहाँ पे ख्वातीन को मिलेंगी आबादी के हिसाब से, सिंध में कितनी मिलेंगी, तो उस हिसाब से फिर ये नॉमिनेट होकर आते हैं और ये 342 बनाते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि फाटा की जो है वो अब कम हो जाएंगी, क्योंकि फाटा जो है अब वो केपीके का हिस्सा बन चुका। तो फाटा की 12 सीट्स थी, ठीक है। तो ये जो 12 सीट्स हैं, इन 12 सीट्स में से 6 तो वैसी की वैसी रहेंगी, जो कि अब क्योंकि ये केपीके का हिस्सा बना तो केपीके की सीट्स भी तो इंक्रीज होंगी ऑब्वियसली। अगर केपीके की 43 सीट्स हैं तो ये +6 हो जाएंगी इसके साथ, तो ये हो जाएंगी 49 सीट्स, और जो 6 हैं वो खत्म हो जाएंगी, जो बाकी ऊपर की 6 हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो इस तरह से टोटल जो सीट्स बनेगी नेशनल असेंबली की वो 336 बनेगी, जो नेक्स्ट इलेक्शंस होंगे उसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो लेजिस्लेटिव ब्रांच है, जिसमें हमारे पास दूसरा जो लेजिस्लेटिव ब्रांच आती है वो है नेशनल असेंबली सेनेट के बाद। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी जुडिशियल ब्रांच की, जो थर्ड पिलर है हमारे पास, ठीक है। अब हमने देखा 2 पिलर्स हम देख चुके हैं और तीसरे पिलर की बात कर रहे हैं। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव हमने देखा, सरबराह, उसके बाद लेजिस्लेटिव की बात कर ली हमने, और अब हम आते हैं जुडिशियल ब्रांच के ऊपर कि सेपरेशन ऑफ पावर है ये, कि एक ज़माना था कि जो सेपरेशन ऑफ पावर थी ये सारी की सारी हुक्मरान ही किया करता था, उसी के नीचे जो है वो जुडिशरी भी, उसी के नीचे वही कानून बनाता, वही सरबराह भी होता। लेकिन फिर हमने देखा ग्रेजुअली चेंज हुई, और ख़ास करके जो डेमोक्रेसी आई, तो डेमोक्रेसी के अंदर जो है वो ये इंट्रोड्यूस करवाया गया कि भाई अगर आप सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस नहीं रखेंगे तो मुल्क जो है वो कैसे रन करेगा। इसलिए जो है वो एक ब्रांच का दूसरी ब्रांच के ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, ताकि मुल्क जो है वो ठीक तरीके से रन हो सके। तो उसमें जुडिशियल ब्रांच हमारे पास थर्ड पे आती है। अब जुडिशियल ब्रांच में हमारे पास द फेडरल जुडिशरी सबसे टॉप पे है, कि सबसे पहले फेडरल जुडिशरी आएगी, और फेडरल जुडिशरी के अंदर हमारे पास आएगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट हमारे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, जो कि इस्लामाबाद में है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज, के जो कवानीन बने हुए हैं, जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं, जो मौजूदा हैं, उनको इंटरप्रेट करना। इसी तरह से जो नए कवानीन बनाए जा रहे हैं, अगर वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुनाफी हैं, ठीक है, तो उनको जो है वो इंटरप्रेट करना कि भाई ये आप जो है वो कानून नहीं बना सकते, या इसमें ये आपको जो है वो चेंज करनी होगी। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज है। और दूसरा इसका काम क्या काम है? प्रोविंशियल डिस्प्यूट्स जो होती हैं, जो सूबों के बीच में, एक सूबे से दूसरे सूबे का पंगा, दूसरे से दूसरे का, तो वो सारी की सारी अब कहाँ लेके जाएं, वो सारी की सारी आती हैं प्रोविंसेस की, जो है सुप्रीम कोर्ट डील करता है। इसी तरह से पब्लिक इंटरेस्ट के जो केसेस हैं, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट के केसेस, उनको जो है वो डील किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ये मेन ड्यूटीज हैं सुप्रीम कोर्ट की। इसी तरह से फिर सुप्रीम कोर्ट जो है इसकी ब्रांचेस आगे जुडिशरी भी होती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी ब्रांच कराची हो गई, कोयटा हो गई, ठीक है। और इसके बाद फिर आता है हमारे पास सेकंड जो है वो हाई कोर्ट। पहले पे हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट हैं। चारों सूबों के अंदर जो है वो 4 हाई कोर्ट मौजूद हैं, ठीक है, जो कि सूबों के सबसे बड़े फिर आ जाते हैं हमारे पास जुडिशियल ब्रांच के अंदर, सबसे बड़े हेड आते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास ओम्बुड्समैन आती है, या फिर वफाकी मुहतसिब जिसको कहा जाता है, जो कि 1983 में जो है वो बनाई गई थी। और इसका जो पर्पस था वो क्या था जी? एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी जो है वो सिटीजन अगर चाहें तो उनकी हो सकती थी, यानी कि अगर किसी शहरी को जो है वो कोई शिकायत हो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव इशू के अंदर, किसी इदारे से हो, कोई भी, क्योंकि बहुत से इदारे हैं वफाक के अंदर, तो उसमें से किसी इदारे से भी जो है वो अगर किसी शहरी को इशू हो, मुझे कोई इशू है किसी इदारे से, तो मैं क्या करूंगा, या किसी प्रॉब्लम से किसी ने मुझसे रिश्वत मांगी, कुछ भी है, तो मैं जो है वो अपनी एप्लीकेशन लेके जाऊंगा वफाकी मुहतसिब या ओम्बुड्समैन में, तो यहाँ पे जो है ये मेरी सुनवाई करेंगे, ठीक है। ये उनकी जो है वो अकाउंटेबिलिटी है। और 1983 में ये ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में जो है ये इसको तश्कील दिया गया था। उसके बाद हमारे पास वफाक पे आते हैं जी फेडरल शरिया कोर्ट्स, जो कि 19 मई 1980 में ये भी ज़ियाउल हक साहब ने बनाए थे, ठीक है, जो कि शरीयत के अकॉर्डिंगली जो है फैसले करने का काम, और ख़ास करके जितने भी लॉज हैं हमारे मुल्क के अंदर, ठीक है, उनको अकॉर्डिंग टू शरिया करना, या अगर कोई लॉ ऐसे मौजूद हैं जो कि शरीयत के अकॉर्डिंगली, इस्लामी शरिया के अकॉर्डिंगली नहीं हैं, तो उनको इस्लामी शरिया के अकॉर्डिंगली जो है वो चेंज करना, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो अपॉइंटमेंट्स हैं, जो फंक्शंस वगैरह हैं, वो सारे के साथ वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है उसके थ्रू होंगे, ठीक है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ही जो है वो जजेस को भी जो है वो नॉमिनेट करती है। अच्छा, अब बात करते हैं जी लोअर कोर्ट्स की। जो लोअर कोर्ट्स हैं, अगर हम बात करें सूबों के अंदर, यानी सूबाई या डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर बात करें, ज़िला के ऊपर, तो वहाँ पे हमारे पास आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स,
ठीक है, और सेशन कोर्ट्स आते हैं और क्रिमिनल कोर्ट्स आते हैं, रेवेन्यू कोर्ट्स आते हैं, यानी कि फिर वो मुख्तलिफ तरह के कोर्ट्स हमारे पास ज़िला के लेवल पे जो है वो आ जाते हैं सूबे के अंदर। तो ये हमारे पास जुडिशल जो ब्रांच है इसका स्ट्रक्चर है। और ये है अदलिया। और अदलिया का क्या काम है जी? अदलिया का काम है इंसाफ को जो है वो कायम करना या इंसाफ को रखना, और मुल्क के जितने भी इंसाफ के मामलात हैं, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर के, वो सारे के सारे अदलिया के ही खाते में हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जी, यहाँ पे हमारे पास कुछ कंबाइंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि सूबों के अंदर भी मौजूद हैं, ठीक है, यानी कि सूबों में भी हैं और प्लस वफाक के अंदर भी जो है वो मौजूद हैं। तो दोनों मौजूद हैं। तो ऐसे इदारे जो है मिल के चल रहे हैं, जो कि एक्चुअली में जो है वफाकी हुकूमत बनाते हैं, क्योंकि अगर सूबे बिल्कुल आज़ाद हैं और वफाक बिल्कुल अलग है फिर तो कोई पर्पज़ ही नहीं बनता, फिर तो एक मुल्क ही नहीं होगा। तो मुल्क तभी है कि भाई कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वफाक से कंट्रोल हो रही हैं और कुछ जो है वो सूबों से अलग से हो रही हैं। तो जो कंबाइंड है उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है जी? प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जिसका काम पूरे मुल्क के लिए जो है वो प्लानिंग करना है। तो प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ये एक जो है वो सूबाई और वफाक का एक मुश्तरका इदारा है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है जी? प्लानिंग है, रिसर्च है, इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, यानी कि इकोनॉमी की जो प्लानिंग है या इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जो सूबों के अंदर भी मौजूद है उसकी जो काम है वो सारे का सारा प्लानिंग कमीशन के अंडर ही किया जाता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है, जिसको CCI भी कहा जाता है, कि जो कॉमन इंटरेस्ट हैं प्रोविंसेस के, जो सूबे हैं, अब 4 सूबे हैं, अब जाहिर बात है चारों सूबों में जो है वो एक मुल्क है, तो एक मुल्क के अंदर जो है वो अलग अलग हैं लेकिन फिर भी हैं तो एक, तो वहाँ पर डिस्प्यूट्स हैं, अगर कोई भी उनका प्रॉब्लम है एक सूबे का दूसरे के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, लेकिन वो कॉमन है, तो उसको फिर जैसे अब खास करके दरिया सिंध की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर इरसा बनाया हुआ है, ठीक है, इंडस वाटर के ऊपर, कि दरिया सिंध जो है अब ये देखिए 3 सूबों से गुजर के जाता है। अब इसका अक्सर आप जो है वो सुनते होंगे कि सिंध जो है वो गिला करता है कि भाई पंजाब जो है वो क्या करता है, पानी ज़्यादा इस्तेमाल करता है। अब इस वजह से अब ये इशू कौन डील करेगा? तो ये सारे का सारा इशू जो है फिर वो डील करेगी जी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, के भाई सिंध भी पाकिस्तान का हिस्सा है, पंजाब भी पाकिस्तान का हिस्सा है और KPK भी पाकिस्तान का हिस्सा है। तो इसका मतलब ये है कि तीनों को इक्वल शेयर मिलना चाहिए उनके नीड्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये कॉमन इंटरेस्ट के अंदर आएगा, इस यानी कि सूबों की जो डिस्प्यूट्स है यहाँ पर डिस्कस होंगी। थर्ड पे है नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, इकोनॉमी के ऊपर सारी की सारी रिसर्च और सारा जो काम है ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशंस जो है उनको जांचना, ठीक है, फाइनेंशियल, कमर्शियल, सोशल या इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ हैं वो सारी की सारी आती हैं जी नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के अंडर, ठीक है, और ये देखता है, ये भी सूबों का और वफाक का कंबाइन है। और फोर्थ पे हमारे पास जो है वो है इस्लामिक आइडियोलॉजिकल काउंसिल, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? इस्लामिक लॉज को इंटरप्रेट करना और इस्लामिक लॉज को इंश्योर करना मुल्क के अंदर, या फिर कोई ऐसे लॉज जो असम्बलीज पास करती हैं, तो जाहिर बात है फिर उसको इस्लामिक आइडियोलॉजिकल काउंसिल के पास भेजा जाता है कि क्या ये लॉ पास किया जाए कि ना किया जाए, क्या ये जो है वो अकॉर्डिंग टू इस्लाम है कि नहीं। तो फिर इस्लाम के अकॉर्डिंगली जो है ये इसकी इंटरप्रिटेशन करती है इस्लामिक आइडियोलॉजिकल काउंसिल। तो ये मुश्तरका इदारे हैं हमारे मुल्क के। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, क्योंकि हमने कहा 3 लेयर्स हैं हमारी गवर्नमेंट की, कि जिसमें सबसे पहले हमारे पास वफाक है, ठीक है, वफाकी हुकूमत हमने देखा वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर किस तरह से काम कर रही हैं, 3 पिलर्स। इसी तरह से अब जो सूबे हैं तो सूबाई लेवल के ऊपर भी सेपरेशन ऑफ पावर है। अब सूबे किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं, तो सूबों में हमारे पास सूबे क्योंकि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है, फेडरेशन है, इस वजह से, और खासकर 18 अमेंडमेंट जो है वो इंश्योर करती है कि हर सूबे के पास इतनी ऑटोनॉमी होनी चाहिए कि वो अपना सूबा जो है वो रन कर सके इंडिपेंडेंटली, ठीक है। इसी वजह से आप देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे भी अगर आप गवर्नमेंट देखें, उससे पहले भी देखें, तो हमारे यहाँ सिंध के अंदर जो गवर्नमेंट है वो नॉर्मली पंजाब के अंदर नहीं है, और जो पंजाब के अंदर है वो KPK के अंदर नहीं है, जो KP के अंदर है वो बलूचिस्तान के अंदर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग पार्टीज जो हैं वो पावरफुल हैं। और अलग अलग पार्टीज इसीलिए पावरफुल है क्योंकि यहाँ इथनिसिटी अलग है, कि अगर सिंध में जो है वो पीपल्स पार्टी मौजूद है तो पीपल्स पार्टी के ग्राउंड सिंध है, वहाँ पर सिंधी लोगों के बीच में वो मौजूद है। इसी तरह से अगर पंजाब में हम पंजाबियों की बात करते हैं तो वहाँ पर अब जैसे PTI की है, लेकिन एक्चुअली में वहां पे नून लीग काफी ज्यादा स्ट्रांग रही है। इस तरह से KPK की बात करें तो यहाँ पे ANP वगैरह की अगर हम बात करते हैं, या ये PTI है या फजलुर रहमान साहब की जो पार्टी है, ठीक है, या जमात इस्लामी है, तो ये पार्टीज यहाँ पे और बलूचिस्तान के अंदर काफी ज्यादा तगड़ी हैं। इसका मतलब ये है इतनी सिटी के ऊपर यहाँ पे अलग अलग सूबे मौजूद हैं, तो फिर इसी वजह से ये एक सेंटर स्टेट बन नहीं सकते, तो अलग अलग से फेडरेशन बने हुए हैं कि भाई आप अपनी पार्टी जिसको भी चूज करते हैं वही आपके ऊपर रूल करेगी और वही आपके लॉज जो है वो उनको बनाएगी, ठीक है। तो इस तरह से फिर जो है वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अब उसमें अगर हम देखें पावर और फंक्शंस की प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास सेपरेशन ऑफ पावर में एग्जीक्यूटिव है हमारे पास, ठीक है, कि एग्जीक्यूटिव के अंदर सबसे पहले हमारे पास गवर्नर साहब हैं। अब जैसे हमने कहा सदर जो हैं वो नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट हैं, यानी बराए नाम है, बिल्कुल इसी तरह से सिमिलरली हम ये कह सकते हैं जो गवर्नर हैं वो भी जो हैं वो बराए नाम हेड ऑफ द प्रोविंस हैं, कि वो नॉमिनल हेड ऑफ द प्रोविंस है गवर्नर साहब, ठीक है। और इनके जो काम है वो क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बताता है कि ये काम करेंगे, अपॉइंटमेंट्स हैं, ठीक है। बिल्कुल इस तरह से जैसे सदर जो है वो प्राइम मिनिस्टर से हलफ लेता है, ठीक है, और उसके बाद साथ में जो है वो कैबिनेट है उससे लेता है, तो इसी तरह से ये जो है ये भी यहाँ पे इनके अंडर आता है। अच्छा, अब यहाँ पे पावर्स ऑफ गवर्नर की अगर बात करें तो एग्जीक्यूटिव पावर्स है, यहाँ पे इंतजामी इख्तियारात हैं, जुडिशल पावर्स हैं, ठीक है, और ऑर्डिनेंसेस वगैरह अगर कोई पास कर रहे हैं, ड्यूटीज़ हैं इमरजेंसी के दौरान, अगर किसी सूबे में इमरजेंसी लग जाती है नॉर्मली तो फिर वहाँ पे गवर्नर ही वन एंड ऑल होगा, ठीक है, या खास करके सूबे में अगर मार्शल लॉ देखें लगता है, या गवर्नर राज जिसको कहा जाता है नॉर्मली, ठीक है, तो जो गवर्नर राज है, ठीक है, तो गवर्नर राज का मतलब ही ये है कि वहाँ पे अब जो असम्बली है वो असम्बली डिसॉल्व हो चुकी है, सूबाई असम्बली वो घर जा चुकी है, ठीक है, और अब यहाँ पे पीछे जो परफॉर्म हो रहे हैं सूबे की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी गवर्नर के अंडर हैं। ये गवर्नर राज की सूरत में या जब मार्शल लॉ लगते हैं तो तब भी जो है वो गवर्नर्स ही जो है वो पावरफुल होते हैं और वही ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं। ये स्पेशल पावर्स हैं जो उनसे रिलेटेड हैं और ऑर्डिनेंसेस वगैरह हैं। उसके बाद क्या है जी, द कैबिनेट है, और कैबिनेट को जो हेड करते हैं, ठीक है, प्रोविंशियल इनकी ड्यूटीज़ हैं असाइन करने की। फिर उसके बाद हमारे पास गवर्नर के बाद दूसरे नंबर पे आते हैं चीफ मिनिस्टर साहब। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं, यानी कि जो जैसे अब वफाक के अंदर जो है वो वज़ीर आज़म जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं, बिल्कुल इसी तरह सूबे के अंदर जो है वो चीफ मिनिस्टर जो हैं वो वज़ीर आला जो हैं वो सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं और उन्हीं की अथॉरिटी है। जो पार्टी जीतती है असम्बली में, जिस पार्टी की अक्सरियत होती है वही पार्टी जो है अपना जो है वो नॉमिनेट करती है वज़ीर आला। तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, जब जैसे अगर नॉमिनल हेड प्रोविंस के गवर्नर हैं तो वैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो हैं सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो चीफ मिनिस्टर के ऊपर होती हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं जी लेजिस्लेटिव की, कि सूबे के अंदर भी लेजिस्लेटिव मौजूद हैं, ऑटोनॉमी है तो सूबाई असम्बलीज भी मौजूद हैं, और सूबाई असम्बलीज भी बिल्कुल इसी तरह से जैसे वफाकी असम्बली यानी कि कौमी असम्बली जैसे अपना काम करती है वैसे ही सूबे के अंदर भी जो है वो सूबाई असम्बलीज अपना काम करती हैं। उनका काम भी उसी तरह से बिल पास करना और लॉज जो है वो अपने आवाम के लिए बनाना है। यहाँ पर अगर हम बात करें सीट्स की तो हमारे पास सीट्स में सबसे पहले पंजाब है। पंजाब की जो सूबाई असम्बली की सीट्स हैं वो 371 हैं। उसके बाद सिंध है 168 सीट्स इसकी हैं। फिर KPK है 124 सीट्स इसकी हैं। फिर बलोचिस्तान है 65 सीट्स जो हैं वो इसकी हैं। यहाँ पे ये देखिए हमारे पास बलोचिस्तान की जो हमारे पास जनरल जो है मैंडेट आता है, जनरल सीट्स यानी जो है वो 51 है, और वुमेन की जो है वो 11 है, माइनॉरिटीज़ की जो है वो 3 हैं, तो ये टोटल 65 बनती हैं। KPK के अंदर 99 जो हैं वो जनरल हैं, 22 जो हैं वो वुमेन की हैं और 3 जो हैं वो माइनॉरिटीज़ की हैं, टोटल 124 बनेंगी। इस तरह से पंजाब के अंदर 297 जनरल हैं और 66 जो हैं वो वुमेन की हैं और 8 जो हैं वो माइनॉरिटीज़ की हैं, तो टोटल 371 बनेगी। फिर सिंध की बात करें तो 130 जो हैं वो जनरल हैं, 29 जो है वुमेन की हैं और 9 जो है वो माइनॉरिटीज़ की हैं और टोटल 168 बनेगी। तो ये हमारे पास जो सूबाई असम्बलियां हैं उनकी तादाद है और इनका काम भी बिल्कुल उसी तरह से लेजिस्लेशन करना है, ठीक है, जैसे कि वफाकी हुकूमत वहाँ पे लेजिस्लेशन करती है वफाक पूरे मुल्क के लिए, इसी तरह से ये अपने सूबे के लिए जो है वो लेजिस्लेशन या कवानीन बनाते हैं, ये असम्बलीज बनाती हैं। अच्छा, अब अगर पावर की बात करें, पावर चीफ मिनिस्टर की क्या है या कैबिनेट की क्या है, ठीक है, कि सबसे पहले चीफ मिनिस्टर हैं। चीफ मिनिस्टर जो हैं फिर अब उन्होंने उनके नीचे कैबिनेट मौजूद है जैसे वफाक के अंदर है और कैबिनेट जो है वो इदारों को रन करती है। तो चीफ मिनिस्टर जो है वो अपॉइंटमेंट्स करते हैं मिनिस्टर्स की। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर सारी की सारी चीफ मिनिस्टर के पास हैं। लॉ मेकिंग की पावर्स जो हैं असल में ये चीफ मिनिस्टर के पास तो नहीं लॉ मेकिंग पावर्स, लेकिन ये है कि वो जाहिर बात है जो लॉ बनाना चाहेंगे वो कैबिनेट के सामने रखेंगे और उसके बाद जो है वो कैबिनेट जो मिनिस्टर है वो रेलिवेंट वो लेके आएगा असम्बली के अंदर। इस तरह से फाइनेंशियल पावर्स हैं और केयर टेकर कैबिनेट जो है वो भी नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो पावर्स आ रही हैं हमारे पास प्रोविंसेस के अंदर। और एट दी एंड बात करते हैं जी थर्ड टायर के ऊपर। जो थर्ड टायर हमारे पास आता है, जो तीसरी तय है हमारे पास हुकूमत की, वो है मकामी हुकूमतें। अब मकामी हुकूमतें या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है एक्चुअली में ये एक अलग से कंप्लीट टॉपिक है, लेकिन इसको आप सिंपली समझ लीजिए क्योंकि अब
इस टाइम पे जो अगर हम बात करें हमारे पास जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो चुका है, क्योंकि इस टाइम पे पंजाब के पास अपना लोकल गवर्नमेंट है, सिंध के पास अपना स्ट्रक्चर है, केपी के पास अपना है और बलूचिस्तान के पास अपना है। क्योंकि 18th अमेंडमेंट के बाद से क्या हुआ कि सूबे जो हैं वो आज़ाद हैं, तो वो ऑटोनोमस हैं, ठीक है। अब ऑटोनोमस होने की वजह से उनके पास अपने इख्तियारात हैं कि वो जैसे चाहते हैं अपने जो डिवीजन्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको कैसे रन करना चाहेंगे। तो हर एक ने फिर जो है वो अलग अलग से जो है वो अपना सिस्टम ड्रॉ किया हुआ है। अब केपी का अलग, पंजाब का अलग, सिंध का अलग है, तो वो अलग अलग से उसके ऊपर डिटेल से मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, उसके ऊपर डिटेल से हम बात करेंगे। इससे पहले जो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री में हम देखते हैं तो नॉर्मली कभी भी जो हमारे पास जो हम कहते हैं जमहूरी हुकूमत जो आई है, ठीक है, जमहूरी हुकूमत जो वोट की ताकत से आई है, वो हुकूमत कभी भी जो है हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नहीं लेके आ सकी। क्योंकि जो एक्चुअली में हमारा जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो ये बताता है कि भाई हमारे पास लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्योंकि हम एक जो है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। तो डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि अवाम जो है वो अपनी जो हुकूमत है वो सेल्फ गवर्नमेंट है, अवाम अपनी हुकूमत खुद कर रही है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस वोट की होती है। तो इसका मतलब अगर मैं अपने वोट्स के थ्रू जो है वो हुक्मरानों को इलेक्ट कर रहा हूं, तो इसका मतलब मेरे पास हुकूमत मेरी सतह पे होनी चाहिए, ना कि मुझे अब अपने कामों के लिए जो है वो इस्लामाबाद जाना पड़े या जो है वो अपने कामों के लिए किसी सूबाई प्रोविंस के अंदर जाना पड़े। तो इसका मतलब क्या है कि वो लोकल गवर्नमेंट के पास जब तक पावर नहीं होगी तब तक मेरे पास पावर नहीं आएगी उस तरह से, और डेमोक्रेसी का जो पर्पज़ है वो अचीव नहीं हो सकेगा। डेमोक्रेसी का पर्पस ही सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, कि भाई लोगों को उनकी लोअर सतह पे आजाद कर दो और वो अपने काम खुद कर सकें। उसमें हमारे पास अब जैसे मैंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट असम्बलीज हैं, तो उसकी फिर आगे पावर जो है, अब जो हर जगह पे लोकल गवर्नमेंट जितनी भी होगी, अब वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो अपनी पावर, क्योंकि प्रोविंस के अंदर एमपीएज होते हैं नॉर्मली, ठीक है, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बलीज होते हैं। तो ये जो एमपीएज हैं अब ये फिलहाल अपनी पावर्स को जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अब असल में पावर्स इनके पास है नहीं, इनके पास सिर्फ एक ही पावर है और वो है कानून बनाने की ताकत। जो असल में पावर्स प्रैक्टिस करनी है वो लोकल गवर्नमेंट के थ्रू ही प्रैक्टिस करनी है। तो उसमें हमारे पास क्या है कि फिर ये अपनी डेवोल्यूशन ऑफ पावर है कि ये अपनी पावर को जो है वो नीचे तकसीम करेंगे, जो कि मुशर्रफ साहब के दौर में, जैसे मैंने कहा आपको कि 2000 के अंदर जो सिस्टम आया था 2002 के अंदर, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, ठीक है, उसको 2005 के अंदर अमेंड भी किया गया। तो ये लोकल बॉडीज़ का जो सिस्टम था डिसेंट्रलाइजेशन का, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल रहा पाकिस्तान के अंदर। उससे पहले हमने देखा कि अयूब खान साहब ने बीडी सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था, बेसिक डेमोक्रेसीज का, जो कि बुरी तरह से फेल हुआ या जिनके ऊपर इल्जाम लगाया कि भाई वो उन्होंने आसानी से रिगिंग के लिए बनाया था, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन इसको भी बाद में चेंज कर दिया गया था। और उसमें अब डेवोल्यूशन ऑफ पावर की अगर बात करें तो फिर यूनियन काउंसिल है, तहसील है और डिस्ट्रिक्ट है, यानी सबसे जो छोटा लेवल है लोकल गवर्नमेंट का वो है यूनियन काउंसिल का लेवल, कि आपका जो मोहल्ला है, आप अपने मोहल्ले के लेवल के ऊपर एक या दो मोहल्ले मिलकर जो यूनियन काउंसिल बनाते हैं, उस मोहल्ले के लेवल के ऊपर जो है वो आप क्या करें जी, आप अपने वोटों के थ्रू जो है इलेक्ट करें अपने लीडर्स को, और उन लीडर्स के थ्रू आपको जो भी प्रॉब्लम है वो आपके इश्यूज को आपके लेवल के ऊपर सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो है वो फिर तहसील है, ठीक है, और उसके बाद फिर जो है वो डिस्ट्रिक्ट है कि जिला है, जिले के लेवल के ऊपर। फिर जिले के अंदर क्या होगा जी, डिस्ट्रिक्ट असम्बली मौजूद होगी। अब डिस्ट्रिक्ट असम्बली जब मौजूद होगी तो बिल्कुल वैसे ही जैसे कि प्रोविंस के अंदर असम्बली बजट पास करती है, इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट असम्बली अपना बजट पास करेगी अपने जिले के लिए, और सारे का सारा इख्तियार इस असम्बली के थ्रू चलेगा। सारी अपॉइंटमेंट्स असम्बली के थ्रू होंगी, जिले के अंदर जितनी भी हो रही हैं, और जितना भी सारी पावर है वो यहां से प्रैक्टिस होगी। किसी की ट्रांसफर है, जितने वहां पे डिपार्टमेंट्स हैं, तकरीबन 28 डिपार्टमेंट्स जो हैं वो माने जाते हैं जिले के लेवल पे होते हैं, मौजूद होते हैं। तो ये 28 डिपार्टमेंट्स जो हैं ये सारे के सारे वहां पे जो काम होगा वो डिस्ट्रिक्ट असम्बली उसको मैनेज करेगी, और मेयर या जो नाजिम है वो उसको मैनेज करेगा। जो एक्चुअल में लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है, ठीक है। वहां पे नाजिम हो सकता है या मेयर हो सकता है, नाइब नाजिम या डिप्टी मेयर हो सकता है, और नीचे यूनियन काउंसिल के लेवल पे जो है वो काउंसलर हो सकता है। अब ये स्ट्रक्चर क्योंकि मैंने कहा कि हर सूबे के लिहाज से डिफरेंट है, लेकिन एक्चुअली में जो एक चीज है वो क्या है कि जब भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आएगी तो वहां पे भी वो एक पावरफुल गवर्नमेंट होगी, और उसका पर्पस ही ये होगा कि वहां पे उस जिले के लेवल के ऊपर जितने भी काम हैं सारे के सारे वो उसके थ्रू प्रैक्टिस होंगे, उस असेंबली के थ्रू वहां पे प्रैक्टिस होंगे, वो अपने बजट के थ्रू, ट्रांसफर के थ्रू, ठीक है, चाहे वो डीपीओ है, चाहे वहां पे वो कमिश्नर है, या चाहे हम कह सकते हैं कि वहां पे जो डीसी साहब हैं, ठीक है, वो सारे के सारे उनके अंडर रह के जो हैं वो काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये सुप्रीम हो जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वफाकी हुकूमत में हम देखते हैं कि जो एमएनएज हैं वो सुप्रीम हैं, ठीक है, और वहाँ पे उनके थ्रू सारे काम हो रहे हैं। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि प्रोविंस के अंदर जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, तो इसी तरह से ज़िले के अंदर भी जो है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है।
तो ये ओवरऑल जो है वो 3 टायर का हमारे मुल्क में एक स्ट्रक्चर है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, कि जो इस तरह से रन होता है कि सबसे पहले वफाक है, वफाक से हमारा मुल्क जो है वो कंट्रोल हो रहा है, उसके बाद हर सूबा जो है वो आज़ाद है, ऑटोनॉमी है उसके पास, वो वहाँ से मैनेज कर रहा है अपने डिस्ट्रिक्ट्स को, और उसके बाद फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, ठीक है, यानी वफाक आ गया, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सूबे आ गए हमारे मुल्क के अंदर, और फिर उसके बाद जो है वो सूबों के अंदर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमारे पास मौजूद है। तो ये हमारे पास जो है वो 3 टियर सिस्टम मौजूद है। तो यहाँ पे इस लेक्चर को जो है वो क्लोज करते हैं, और एट द एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, और जितनी भी फीडबैक है उसके लिए कमेंट सेक्शन मौजूद है आपके पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए, ठीक है, और थैंक्स फॉर वाचिंग।